ध्यान देंगे बेटा, लास्ट क्लास में हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए थे, है ना भाई। अब थोड़ा सा पहले 5वां और 6ठा देख लेते हैं, थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर जाएंगे आगे वालों पे। ठीक है, आज न्यूमेरिकल खत्म करो, अगली क्लास से इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर शुरू करना है, या आज ही शुरू कर पाए तो और अच्छी बात है। इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स। कहोगे ये तो करवाया ही नहीं जी आपने, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपने भी दिमाग लगाना चाहिए। देखो जरा यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं कि F और R के बीच का ग्राफ बताइए, जहां पे F क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F और R के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो मर्जी कर लो सर। F और R के बीच का ग्राफ ऐसे होगा। क्यों बेटा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो R के बढ़ने पर F क्या होगा, कम होगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्यों, साथ में अगर मुझसे पूछा जाए F और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच का ग्राफ बताओ, तब स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि देखो 1 अपॉन R स्क्वायर, अगर इस पूरे को मैं एक क्वांटिटी मानू X, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो गया ना। तो इस पूरे के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा, यस। तो इसीलिए F और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच का ग्राफ ये होगा, ध्यान रख लोगे। इसको आप इस क्वेश्चन के बाजू में ना बनाकर कूलम्स लॉ जहां बताया था वहां जगह हो तो वहां बनाइए, क्योंकि ये कूलम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन है। तब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, जरा ध्यान देना। ये तो आपको कूलम्स लॉ के साथ ही लिखना है, लेकिन इसका कैसे यूज यहां पर है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ये 2 चार्जेस है और इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स वर्सेस 1 अपॉन R स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। ये 2 चार्जेस हैं, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस के हैं। दोनों चार्जेस कैसे हैं, प्लस के। तो दोनों चार्जेस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के चार्ज के बीच में आपस में क्या लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है पॉजिटिव फोर्स, ध्यान रखना, पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्शन और नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन, ध्यान रहेगी बात। तो यहां पर अगर F और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच का ग्राफ बनाना है, तो आप जो ग्राफ बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन बनाओगे, पॉजिटिव के लिए ऊपर की तरफ, जबकि यही अगर मान लो वन अपॉन R स्क्वायर, इधर पॉजिटिव का F है और इधर नेगेटिव का है, तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इन दैट सिचुएशन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। उसको नेगेटिव फोर्स कहते हैं, तो इधर ग्राफ बनाना पड़ता है, ध्यान रहेगी बात, समझ आई बात। देखो F और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता, लेकिन क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा और रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ बनेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है, वो नीचे की तरफ बनेगा, ध्यान रख पाओगे। ये दोनों ग्राफ 2 जगह बनाया हुआ है मैंने, अगर दोनों को एक में ही बनाना चाहते हो तो भी बन सकता है। उसमें आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। आपने एक चीज नोटिस किया कि मैंने इसको थोड़ा ज्यादा ऐसे झुका दिया, ऐसे ही मेरी मन मर्जी नहीं है, इसका भी लॉजिक है।
पहला और दूसरा जो चार्ज है, जैसे फोर्स जो होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो भाई इसका यूज करके तो हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, चलो बात खत्म। अब ये देखो, जिनके चार्जेस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए, और जिसका प्रोडक्ट कम होगा उसका फोर्स भी सेम डिस्टेंस पे। तो आप देखो, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस पे नेगेटिव वाला फोर्स ज्यादा आ रहा है और पॉजिटिव वाला फोर्स, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले चार्जेस का जरा प्रोडक्ट देखो, 2 × 1 2 और यहाँ 2 × 3 6, -6 मत बोलना, माइनस का यूज करके हमने फोर्स नेगेटिव बना दिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसके स्लोप का अपना इंपॉर्टेंस है, मेरी मन मर्जी नहीं है कि सर ने कहीं भी बना दिया। क्लियर है? बनाइए फटाफट ग्राफ। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है बेटा, यहां पे तो मैंने चार्ज दे दिया था, ग्राफ पूछा था, वहां ग्राफ दे दिया है, चार्ज पूछ रहे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मैंने यहां पर ग्राफ दे दिया है और आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात हो रही है। एक तो ए पेयर ऑफ चार्ज है Q1 Q2 पॉजिटिव, सॉरी Q1 और Q2 दो चार्जेस है ना भाई, और जो बी पेयर है वो क्या है, Q3 एंड Q4। ठीक है, तो कह रहे हैं आप इन दो चार्जेस के बारे में क्या कह सकते हो। पहली बात तो Q1 और Q2 की बात करें, दोनों ऊपर की तरफ फोर्स अगर आ रहा है, पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। रिपल्सिव फोर्स कब लग सकता है, जब दोनों नेगेटिव हो, तब भी तो हो सकता है। तो अब यहां पे दोनों ऑप्शन बताना पड़ेगा, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। पहली बात तो ये हो गई कि ए Q1 Q2 both charges are either positive or both are negative, हाँ या ना। दूसरा यहां पर Q3 और Q4 की बात आ रही है, ये दोनों के बीच का फोर्स नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी जो है Q2 Q3 एंड Q4, Q3 Q4 बोथ चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, ऐसे लिख दो, बोथ आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर का मतलब एक प्लस का हुआ तो दूसरा माइनस का। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अच्छा जी, उसके बाद भी इन्होंने पूछा हुआ है, अभी तो ये नेचर के बारे में हमने बताया, इस चार्ज के नेचर के बारे में और इस चार्ज के नेचर के बारे में। अब बात आती है मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और किसका कम, ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो ताकि ये हो जाए कि आर तो फिक्स हो गया। आर फिक्स रखते हुए, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है ना बेटा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना भाई। तो आर तो फिक्स हो गया, K फिक्स है, यानी अब Q पे ही डिपेंड करेगा। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा यानी उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। बोलो, तो आप देखो यहां पे फोर्स नेगेटिव वाला फोर्स ज्यादा है या पॉजिटिव वाला, यानी नेगेटिव वाले चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। तो आपको लिखना पड़ेगा थर्ड पार्ट में कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 Q4 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2। बताइए क्या ठीक है? फटाफट नोट कीजिए फिर। समझ आ गए दोनों क्वेश्चन बेटा? देखो
ये एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर ये क्वेश्चन सेम तो नहीं आया था, इसी तरह का ग्राफ बना के दे दिया था क्वेश्चन, और ये था आज से 7-8 साल पुराने सीबीएसई के सैंपल पेपर में। अब मेरी वर्कशीट में तो था, यहां भी हम करा रहे थे, लेकिन बात ये है करोगे तब ना, और याद रहेगी तब तो वहां लिखोगे। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है, कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता होता, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे थोड़ा सा चेंज करना, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज करना, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस क्यू, क्योंकि अगर यहां प्लस माइनस क्यू नहीं करोगे तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यही था कि दो चार्जेस हैं क्यू और क्यू, उनके बीच में तीसरा चार्ज कहां रखा जाए कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब फिर से वही बन जाता, तो मैंने सवाल बदल दिया, मैंने कहा कि भैया एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है माइनस क्यू, तो इससे क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक है। एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, तो कहा जा रहा है तीसरा चार्ज कहां रखोगे और कैसा रखोगे, प्लस का रखोगे माइनस का रखोगे कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहले की तरह मैं यहीं पे रख के देखने की कोशिश करता हूं, प्लस का क्यू रखता हूं, ठीक है भाई। यहां प्लस क्यू रख के देखा मैंने फॉर अ व्हाइल। अब अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर एक पर बाकी दो के कारण फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। इसी कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये इस पॉजिटिव रखने पर हर जगह अपोजिट हो रहा है क्या फोर्स। इस पर देखो, ये क्यू वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, माइनस वाला चलो यहां तो हो जाएगा। इस पर देखे इसको, ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, तो भाई ये तो फेल हो गया मामला। दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स होंगे तो नेट तो जीरो होने का चांस ही खत्म, क्यों भाई। चलो भाई फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, यहां क्यू यहां माइनस क्यू, और अब बीच में कौन सा चार्ज रख के देखेंगे, माइनस का, है ना। बहुत ध्यान से देखना, यह मत सोचना कि प्लस के ऊपर नहीं हुआ तो माइनस के ऊपर हो ही जाएगा। यकीन मानो ये भी फेल होने वाला है। होगा फिर क्या होगा वो अभी बताऊंगा, पहले ये देखो फेल कैसे हो रहा है। ये माइनस क्यू इसको क्या कर रहा है, वो माइनस क्यू यही फेल हो गया, दूसरे पे तो चेक ही क्या करे। कहोगे फिर क्या सवाल गलत है, ना जी ना, बीच में मत रखो, किनारे रख दो, ये पॉसिबिलिटी है, क्यों भाई। तो कहोगे तब हो जाएगा, करके देखते हैं, करके देखते हैं बेटा। प्लस क्यू माइनस क्यू, और तीसरे चार्ज को मैं यहां रख देता हूं। अब देखना जरा, सर यहां, अब देखो जरा, इसको नाम दे दो ए पे बी और पी। इस पर बी के कारण जो फोर्स होगा, सॉरी अट्रैक्टिव होगा, क्यों भाई। इस पर पी के कारण जो फोर्स होगा हो गया अपोजिट। फिर इस पर ए के कारण जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव, इस पर पी के कारण जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव। फिर अब तीसरे वाले पर माइनस के कारण अट्रैक्टिव, और इस प्लस के कारण, क्यों भाई। तो ये दोनों मामले फेल हुए थे, ये पास हो गया। यानी तुम्हें तीसरा चार्ज इसके बीच में नहीं, किनारे रखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है ये एग्जाम में 3 नंबर में आए, 1 मार्कर में आ जाए भाई कि इसकी एक्सपेक्टेड पोजीशन क्या है।
क्यों भाई? वो वाला यहां पे रब कर दूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए। समझ गए? चलो जी, अब चलो ये बात तो समझ आ गई कि मुझे तीसरा चार्ज यहां पे कहां रखना पड़ेगा। ये ABP ये समझाने के लिए लिखा था, हटा दे रहा हूं क्योंकि नाम से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है बेटा, अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि P कहां होगा, किसी एक किनारे, या तो उस किनारे या फिर इस किनारे। ठीक है, अच्छा जी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? R। तुम इसको मान लो X। ठीक है, X मान लो। अब यहां पे मैं फोर्स ऑन A निकालूं पहले। फोर्स ऑन A पहले तो ड्यू टू चार्ज एट B इज इक्वल टू ड्यू टू चार्ज एट P। क्यों भाई? मुझे ये पता है ना कि हर एक पर बाकी दोनों के कारण अपोजिट फोर्स लगेंगे और इक्वल लगेंगे, तो अपोजिट के हिसाब से तो मैंने उसका नेचर बता दिया कि Q क्या होना चाहिए, Q इज पॉजिटिव होना चाहिए और एक किनारे होना चाहिए, है ना। दूसरे नंबर पे अब मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि कितनी दूरी पर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान देना, मैं A पर फोर्स निकाल रहा हूं, एक बार B के कारण और एक बार P के कारण, दोनों सेम ही आने चाहिए। बोलो, तो A पर फोर्स निकालो B के कारण, क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और P के कारण अगर निकालते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R प्लस X का स्क्वायर। भाई A पर ही फोर्स निकाल रहा हूं, किस पर? एक बार B के कारण और एक बार P के कारण। तो जब B के कारण निकालोगे तो B वाला चार्ज इंटू करोगे और साथ में डिस्टेंस लोगे, P के कारण निकालोगे तो ये पूरा डिस्टेंस लोगे ना। बोलो, तो यहां पे KQ से KQ कैंसल हो गया और क्रॉस करेंगे, हमें कैपिटल Q निकालना है, R प्लस एक्स का स्क्वायर Q अपॉन R स्क्वायर Q। पता नहीं कैसे निकलेगा, एक्चुअली हमें पहले निकालना पड़ेगा X क्या होगा। X यहां से निकल नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, एक बार P पर फोर्स निकाल लेते हैं बाकी दोनों के कारण, जब इससे नहीं निकल रहा तो। ठीक है, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज एट A एंड ड्यू टू चार्ज एट B। भाई इसको सॉल्व करने के लिए ना X की वैल्यू चाहिए थी, X की वैल्यू नहीं निकली, तो एक काम करते हैं, जैसे इस पर बाकी दोनों के कारण निकाला था, अब इस पर भी बाकी दोनों के कारण एक बार निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, A पर फोर्स निकालो, किसके का, सॉरी P पर फोर्स निकालो A के कारण, तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि देखो A पर निकाल रहे हैं P के कारण, तो A और P को कंसिडर करो। K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितना है? R प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर P पर निकाल रहे हैं किसके कारण? B के कारण, तो K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? अब ये पूरा इससे कैंसल हो गया, क्रॉस करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस एक्स का स्क्वायर से जब अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप खाली प्लस ही लोगे तो x से x कट जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर माइनस का केस लेते हो तो r प्लस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू r, x की वैल्यू माइनस r/2। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में नहीं चार्ज है,
साइड में, बट टेक्निकल मीनिंग यही है कि कितनी दूरी पर है, r/2 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट में ये करना, सेकंड ये कर लेना और इसको थर्ड पोजीशन पे करना, क्योंकि अब r की वैल्यू मिल चुकी है, यहां रख दो, सॉरी किसकी, x की। यहां पे रखोगे r माइनस r/2 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई, तो r माइनस r/2 हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर r²/4 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, r² से r² कैंसल, Q/4। तो ये एग्जैक्टली थर्ड क्वेश्चन की तरह ही हुआ है, बट यहां पे x की वैल्यू माइनस r/2 आई है और पोजीशन वाइज ये थर्ड चार्ज आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस है। क्लियर है, करिए। ये इनिशियल में ही मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं, इसको थोड़ा फोकस कर लोगे आगे दिक्कत नहीं आएगी बेटा, लेकिन यहां दिक्कत आ गई, आगे दिक्कत बनती जाएगी। न्यूमेरिकल में टॉपिक तो सारे हो जाएंगे। करिए नोट फटाफट, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, देख के ही मजा आ रहा होगा, है ना भाई? हैं? हाँ, लास्ट लाइन देख के मजा आ रहा है, बट यकीन मानो बहुत आसान सवाल है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड तो हमेशा होता है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। जरा ध्यान से सवाल को पढ़ो, क्या कहा है उन्होंने कहा है इस तरह की दो थ्रेड है और दोनों के एंड पे दो चार्जेस लगे हुए हैं। ये दो थ्रेड है और दोनों के एंड पॉइंट पे ये दो चार्जेस है। आइए भाई, आजा, पकड़ इसको, यहां ऊपर ऊपर ऊपर, बाकी नहीं। ये दो चार्जेस है बेटा, ठीक है, और ऐसे पॉजिटिव चार्जेस है। तो अगर मैं इनको छोड़ूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां पे जाके ये रुक जा रहे हैं। अगर यहां पे अगर जाके ये रुक गए तो आपको प्रूव करना है कि Q² ये होगा। और जब ये यहां पे रुक रहा है तो वर्टिकल के साथ ये थीटा का एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ये कंडीशन है, समझे? थैंक यू, समझे बेटा? तो जरा देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कंडीशन जरा ध्यान से पढ़िए कि टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L मीटर। तो भैया एक दूसरे को ये धक्का मारेंगे और ये लगभग इस पोजीशन पे जाके मान लो स्टेबल हो गए। भाई कहीं पे तो उनका फोर्स बराबर इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो वहां रुक गए। ठीक है भाई, तो रुकते वक्त इन्होंने यहां पर जो ये एंगल बनाया दैट इज व्हाट, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। तो आपको ये बताना है कि ये चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ये होगा। आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ गए? अब ऐसे सवालों में लगता है अरे होगा कैसे, बहुत खतरनाक सवाल है। कुछ खतरनाक सवाल नहीं है। आप कंडीशन लगाओ, कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है, यानी उस पे नेट फोर्स 0 है। तो फोर्स लग कौन कौन से रहे पहले ये सोचो। पहली बात तो धागा है, कोई भी थ्रेड है तो टेंशन जरूर लगेगा भाई। ठीक, बॉडी का मास m है तो उसका वेट जरूर mg नीचे की तरफ लगेगा। क्यों? और कोई फोर्स लग रहा है? लग रहा है। कौन सा? इन दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज
इसको रिपेल करेगा और दोनों इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे। यस और नो? तो तीन तीन फोर्सेस लगने के बावजूद भी अगर ये रुका हुआ है, इट मींस इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में अगर है तो आप देखो कि इक्विलिब्रियम में तो तब भी हो सकता है ना जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे। तो भाई mg के अपोजिट कौन सा लग रहा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। mg के अपोजिट कौन सा लग रहा है? t cos थीटा, क्योंकि इधर थीटा है तो इधर भी थीटा ही होगा, और इधर वाला t sin थीटा। हाँ या ना? तो बहुत सिंपल है बेटा, आप बस क्या करो, आप बस यहां पर t sin थीटा को f के बराबर रख दो और t cos थीटा को mg के बराबर। ठीक है क्या? और बस डिवाइड कर दो फ्रॉम 1 and 2। डिवाइड करते ही कहोगे डिवाइड क्यों कर रहे हो सर, कैसे आपको सपने आए? क्यों डिवीजन ही करनी है? पहली बात तो टेंशन कहीं दिख नहीं रहा, तो टेंशन को ही हटाओ पहले, है ना भाई? दिमाग की भी टेंशन और ये वाली भी टेंशन। तो tan थीटा f बराबर mg कहोगे फिर भी नहीं आया आंसर, हमें तो ये प्रूफ करना है। तो एक चीज अभी हमने नहीं पुट करा, फोर्स की वैल्यू। भाई ये दो चार्जेस हैं, यहां पर एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, तो वो फोर्स तो निकालो, वही मेन काम है। तो उसकी फिगर मैं थोड़ी अलग बना देता हूं। यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है, यही है ना? इसकी लेंथ L है। इन दोनों के बीच का फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? K(Q1 Q2) अपॉन ये डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस कैसे निकालूं? तो जरा ध्यान देना, ये थीटा है, बोलो, इसको A, B और C नाम दे दूं। मैं उसी फिगर में बनाता तो खिचड़ी पक जाती, इसलिए मैंने वहां नहीं बनाया, बहुत मैसी हो जाता काम। तो जरा ध्यान देना, यहां पर अगर मैं, ये हमें हाइपोटेनियस पता है और मैं ये निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि ये निकल गया, इसी का डबल कर देंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि KQ अपॉन में BC का स्क्वायर ही तो निकालना है हमारे को, बोलो। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेनियस है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसको BD नाम दे दो, BD अपॉन AB, बोलो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है बेटा? दैट वी हैव टू फाइंड। और AB की वैल्यू क्या है? L। तो L साइन थीटा इज इक्वल टू BD आ गया, बोलो। और BD जब आ गया तो BC निकल जाएगा, देयरफॉर BC बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स BD, यानी 2L साइन थीटा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा K का मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन BC का स्क्वायर, यानी 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो F का फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन में 4πε0 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस बेटा इस F की वैल्यू यहां रखो और आंसर आ चुका। क्यों भाई? तो हम यहां पे mg tan थीटा इज इक्वल टू F लिख रहे हैं, mg tan थीटा, F की जगह पर Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ये इधर आके मल्टीप्लाई कीजिए और आ चुका है क्या? जरा देखो,
mg tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। बताइए, आगे पीछे है कोई बात नहीं, वो तो अरेंज कर लोगे आप, ठीक है, करिए। आप कहोगे सर आते हैं ऐसे क्वेश्चन? एकदम आते हैं बेटा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कराता जो ना आते हो, ठीक है, लेकिन यही आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। आप ये देखो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करो बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, मतलब चैप्टर 1 में 2 पार्ट हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फोर्स का और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप समझ लो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला पोर्शन अब खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। बट ध्यान रहे पुराना टॉपिक आप रिवाइज करें, अनलेस दिक्कतें रहेंगी, एटलीस्ट कूलम्स लॉ आपको ढंग से आना चाहिए, ठीक है भाई? तो रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।